हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए जो लेकर के आई हूँ वो है हमारा हिंदी साहित्य का नाटक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसको आप सभी भी जानते होंगे, अंधेर नगरी। वो अंधेर नगरी जो नाटक है वो जो उसको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, उसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे पहले हम जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद हम अपने उस नाटक को भी पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म काशी में हुआ था। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 में काशी में एक प्रसिद्ध परिवार था, एक प्रतिष्ठित परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र था, जो एक प्रभावशाली कवि होने के साथ साथ हिंदी, उर्दू व संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान थे। जो गोपाल चंद्र जी हैं वो भी क्या थे? एक लेखक थे, एक कवि थे। और उनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा के वो ज्ञाता थे। इसके साथ ही वह गिरधर दास उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके पिता का नाम क्या था? श्री गोपाल चंद्र। और ये किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो वो गिरधर दास के नाम से कविताएं लिखते थे। इससे ज्ञात होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्यिक वातावरण विरासत में मिला था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, जो दिल्ली के दीवान राय खीरोधर लाल की पुत्री थी। अल्प आयु में हुआ माता पिता का देहांत। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब महज कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के थे। उस दौरान इनकी माता का क्या हो गया? निधन हो गया। जिसके बाद इनके पिता श्री गोपाल चंद्र ने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। किंतु 10 वर्ष की बाल्यावस्था में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। इसलिए इन्हें जीवन के आरंभिक वर्षों में कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे, 10 वर्ष के ही थे जब इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है इन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण अपना जीवन बिताया, स्वयं ही अध्ययन किया। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक जो शिक्षा थी शुरुआत में कहाँ हुई? बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई। किंतु माता पिता के निधन के और व्यक्तिगत कारणों के कारण इनकी जो शिक्षा थी वो क्या हो गई? रुक गई, यानी कि पूरी नहीं हो पाई। परंतु विलक्षण प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आगे स्व अध्ययन किया। यानी कि उन्होंने खुद से ही क्या करा? अध्ययन किया और कई भारतीय भाषाएं सीखी, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू। तो इन भाषाओं का इन्होंने स्व अध्ययन ही किया है। वहीं उस दौर में प्रतिष्ठित लेखक एवं अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से इन्होंने क्या करा? इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वो क्या है वो उसको हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा और साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया है, कि इन्होंने अपनी जो भाषा और साहित्य में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपना सहयोग दिया है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने पत्रिकाओं में भी अपना सहयोग दिया है। बता दें कि जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य और पत्रकारिता जगत में पदार्पण हुआ था, उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था। वही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए उस भारत में अंग्रेजी पढ़ना और लिखना शान की बात समझी जाती थी।
किंतु हिंदी के प्रति जन समुदायों में विशेष आकर्षण का भाव थोड़ा कम ही था। यानी कि उस समय पर जब ब्रिटिश शासन था तो इसलिए जनता का जो रुख था वो अंग्रेजी भाषा के प्रति ज़्यादा था। अंग्रेजी भाषा बोलना और पढ़ना एक शान की बात समझी जाती थी। वहीं हिंदी के प्रति जो लोगों का जो रुचि थी कहे हम तो वो बहुत ही कम था। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने देखा कि जनता का जो ध्यान है वो हिंदी की तरफ नहीं है, हिंदी भाषा जो है हमारी पिछड़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदी गद्य में अपना विशेष योगदान दिया। वह अपनी लेखनी की धार को पत्रकारिता व हिंदी भाषा के उत्थान की ओर मोड़ दिया। यानी कि उन्होंने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं लिखना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी पत्रिका, कवि वचन सुधा नामक जो एक पत्र है वो निकाला, जिसमें उस दौर के जो प्रतिष्ठित रचनाकार थे यानी कि जो प्रसिद्ध थे, जिनको प्रसिद्धि प्राप्त हो रखी थी, उन रचनाकारों की रचनाओं को उसमें प्रकाशित करना इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक पत्रिका भी निकाली, लेकिन केवल 8 अंकों के प्रकाशन होने के बाद इस पत्रिका का नाम बदलकर क्या रख दिया, हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया। पहले इस पत्रिका का नाम क्या था, तो इस पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन, लेकिन जब इसके 8 अंक प्रकाशित हुए उसके बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। यह पत्रिका वर्ष 1880 ईस्वी में प्रकाशित होती रही, जिसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्ष 1884 में नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने शुरू कर दिया। किंतु इसके केवल 2 ही अंक प्रकाशित हो सके। क्या आप जानते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नारी उत्थान के लिए भी कार्य करते थे? यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारी की उन्नति के लिए, नारी के उत्थान के लिए भी इन्होंने जो है अनेक सामाजिक कार्य किए हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने बाला बोधनी नामक पत्रिका के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया। यानी कि जो नारी उत्थान के लिए इन्होंने जो कार्य किए थे उस कार्य को बाला बोधनी पत्रिका के माध्यम से आगे बढ़ाया। भाषा साहित्य और पत्रिका के रहे पथ प्रदर्शक। तो इसमें क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस दौर में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लेखनी के माध्यम से पत्रकारिता, भाषा और साहित्य के परिष्कार का कार्य किया, यानी कि उसको बढ़ाने का, उसको उसकी उन्नति का, उसके विकास के लिए जो इन्होंने कार्य किया उसे आगे बढ़ाने का कार्य उस दौर के अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने भी किया है। यानी कि उस समय पर जो और भी प्रसिद्ध रचनाकार थे उन्होंने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ मिलकर इस कार्य में अपना सहयोग दिया। इसके बाद के तात्कालिक लेखकों द्वारा आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, काशी पत्रिका और मित्र विलास नामक आदि पर जो पत्रिकाएं थी उनका प्रकाशन भी शुरू हो गया। वही इस दौर के बाद द्विवेदी युग का आरंभ हुआ। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में कौन सी पत्रिका निकाली गई, तो सरस्वती पत्रिका निकाली गई थी, जिसको हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं के विषय में हम जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अपनी रचनाएं लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में, कई विधाएं जो हमारे हिंदी साहित्य है उसमें अनेक प्रकार की विधाएं हैं। तो विधाएं कौन कौन सी है, तो आप जानते भी होंगे कि उन विधाओं में हमारे उपन्यास आते हैं, कहानी आती है, नाटक आते हैं, रेखा चित्र आते हैं, संस्मरण आते हैं, यात्रा वृत्तांत आते हैं, जीवनी आती है, आत्मकथा आते हैं, संस्मरण है, हमारी अनेक विधाएं जो है इसके अंतर्गत आती है। तो लगभग सभी विधाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है क्या किया है, अपना लेखन कार्य किया है। लगभग 838 ग्रंथों की रचनाएं इनके द्वारा की गई है और इनमें मुख्य रूप से निबंध है, कविता है, नाटक, आत्मकथा, अनुवाद विधा जो है शामिल है। यानी कि किसी भाषा में कोई ग्रंथ लिखा गया, कोई उपन्यास, कोई कहानी लिखी गई है और उस भाषा को जब हम दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं, माना जाए जैसे कि अगर किसी ने संस्कृत में कोई अपनी कहानी लिखी है या संस्कृत में अपनी किसी रचना को लिखा है और उस रचना को हम संस्कृत से हिंदी में जब परिवर्तित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो अनुवाद कहलाता है। यानी उसको हिंदी भाषा
भाषा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने है, उन्होंने कई विधाओं को अनुवादित भी किया है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपूर्ण साहित्यिक रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, जो इस प्रकार है। जैसे काव्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो हम उनको जान लेते हैं। जैसे प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, जैन कुतूहल, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग। उसके अलावा और कौन कौन सी हैं, तो प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, गीत गोविंद, मधु मुकुल, होली, सत्सई श्रृंगार, वैशाख महात्म्य, भक्तमाला उत्तरार्ध, भक्त सर्वस्व, प्रेमाश्रु, वर्षण, प्रेम माधुरी, कार्तिक स्नान, कृष्ण चरित्र, विनय प्रेम 50, श्रांग संग्रह, विजय वल्लरी, भारत भिक्षा और भारत वीरत्व। तो ये इनकी कैसी रचनाएं हैं, तो ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं, तो इनके द्वारा लिखे हुए नाटक हैं विधा सुंदर, प्रखंड विखंडन, वेद की हिंसा हिंसा न भवंती और सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगनी, विषमोदकम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी और अंधेर नगरी। तो ये इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक है। तो इनके द्वारा निबंध कौन कौन से लिखे गए हैं, तो भारतों वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, नाटकों का इतिहास, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका और कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, संगीत सार, उदय पूर्वोदय और वैष्णवता और भारतवर्ष और तद्वितीय सर्वस्व। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए निबंध हैं। इसके अलावा सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, बद्रीनाथ की यात्रा। तो ये इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। इनकी आत्मकथा भी है, तो वो कौन सी है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है। यात्रा वृत्तांत की अगर मैं बात करूं, तो सरयू पार की यात्रा और लखनऊ, ये इनके द्वारा लिखे हुए यात्रा वृत्तांत है। अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि दूसरी भाषा से इनको किसी रचना को अन्य भाषा में जब बदला जाता है, रूपांतरित किया जाता है, तो वो अनुदित रचनाएं कहलाती हैं। तो वे रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। विद्या सुंदर, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं, जिसको यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत, किसके द्वारा लिखी गई थी वो रचना, ये रचना लिखी गई है यतीन्द्र मोहन ठाकुर, जो किस भाषा में है, वो बांग्ला भाषा में है और उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है विद्या सुंदर नाम से। उसके बाद पाखंड विखंडन, ये रचना जो है श्री कृष्ण मिश्र द्वारा लिखी गई है। कौन सी रचना, प्रबोध चंद्रोदय, यानी कि कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय जो रचना लिखी गई थी, उसका अनुवाद करके इन्होंने पाखंड विडंबन के नाम से रचना लिखी है। फिर धनंजय विजय, ये जो रचना है वया योग कांचन कविकृत, किसकी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत का ये नाटक है, जिसको अनुवाद करके धनंजय विजय के नाम से लिखा गया है। कपूर मंजरी, ये भी इनकी अनुवादित रचना है, जिसको सटक राजशेखर कवि प्राकृत नाटक है और उसको जो है लिखा गया है हिंदी भाषा में। अब अगली रचना है भारत भारती, ये रचना हिंदी में अनुवाद की गई है। ये एक नाट्य गीत है, जो किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में है, और ये भारत माता नाम से ये नाट्य गीत लिखा गया था और इसको हिंदी में अनुवाद किया गया भारत जननी नाम से। उसके बाद मुद्रा राक्षस, ये भी एक अनुवादित रचना है, जिसको संस्कृत में लिखा गया था। किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था और इसको फिर हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया। फिर है दुर्लभ बंधु, ये जो नाटक है ये विलियम शेक्सपियर का नाटक है और इन्होंने किस भाषा में लिखा था, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसका नाम क्या था, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से लिखा गया था, जिसको हिंदी भाषा में दुर्लभ बंधु के नाम से इन्होंने अनुवादित किया है। अल्प आयु में ही भी इनका निधन हो गया था। तो माना जाता है कि 1882 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ से यात्रा करने के बाद इनका जो स्वास्थ्य था वो क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन उपचार के बाद भी वह पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाई। इसके बाद इनका 6 जनवरी 1885 ईस्वी में केवल
35 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल लंबा तो नहीं रहा, किंतु इन्होंने जिस भी विधा में साहित्य का सर्जन किया वह कालजयी हो गई। इसके साथ ही इनके विशेष साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो हमारा चौथा चरण है जिसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, उसको भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। तो जो पहला खंड है जो 1857 से 1900 तक का जो समय है उसको बांटा गया है और उसको क्या नाम रखा गया है, उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। अब है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसके बारे में भी हम अब विस्तार से जानेंगे कि जो अंधेर नगरी नाटक है इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। ये नाटक कितने अंकों में विभक्त है, ये नाटक 6 अंकों में विभक्त है। और ये कौन सी शैली में लिखा गया है, तो ये परहसन शैली में लिखा गया है। इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। यानी कि जो अंधेर नगरी नाटक है, ये जो नाटक है उस समय में लिखा गया था जिस समय में सत्ता में बहुत सारी विसंगतियां व्याप्त थी और वहाँ उस नगरी का, जिस नगरी का इसमें वर्णन किया गया है, उस राजा की मूर्खता का इसमें वर्णन किया गया है। और विसंगतियों के कारण, राजा की मूर्खता के कारण जो समाज में जो परिस्थितियाँ उपस्थित हो चुकी थी, जो परिस्थितियाँ व्याप्त हो चुकी थी, उन सभी पर इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी व्यंग्यात्मकता शैली से के द्वारा उसका चित्रण किया है। पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो यह जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक दिन में ही रचा गया था। यानी कि जो अंधेर नगरी नाटक है उसकी रचना एक दिन के अंतर्गत ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर ये खेला भी गया था। यानी कि जिस दिन इसको रचा गया था एक दिन में इसको लिखा गया और उसी दिन ही इसको खेला भी गया था। और कहाँ पर खेला गया था, दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था। यह कहा जाता है कि भारतेंदु वे एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। यानी कि कहा जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, अंधेर नगरी नाटक लिखने का उनका उद्देश्य यही था कि जमींदार को लक्ष्य बना करके उसके ऊपर इस नाटक को लिखा गया था ताकि उसको सुधारा जा सके। भारतेंदु ने इसको क्या कहा है, भारतेंदु ने इस नाटक को परहसन कहा है। विषय वस्तु, नाटक की विषय वस्तु के बारे में हम देख लेते हैं कि इस नाटक में मनोरंजन को आधार बनाकर जो तात्कालिक व्यवस्था थी, यानी कि उस समाज में जो व्यवस्था थी, जो विसंगतियां थी, जो परिस्थितियां उत्पन्न थी, उस पर कड़ा प्रहार किया गया है। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों और हिंदुस्तान की कमी की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत की गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को क्या है, लालच नहीं करना चाहिए बल्कि अपने ज्ञान और समझदारी से कार्य करना चाहिए। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए, यानी कि उसका पूरा चित्रण करते हुए असत्य पर सत्य की विजय इस नाटक के अंतर्गत दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत और नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। अभी इस नाटक में आए हुए पात्र हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में पात्रों से भी बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रहसन में कुल कितने पात्र हैं, तो कुल 28 पात्र हैं। पहला पात्र है महंत, जो एक साधु है। यानी कि इस नाटक में जो साधु दिखाया गया है उसका क्या नाम है, महंत गोवर्धन दास। यह महंत का लोभी शिष्य है। एक है नारायण दास, ये भी महंत का दूसरा शिष्य है। फिर है कबाब वाला, जो कबाब बेचता है।
घासीराम चना बेचने वाला, जो चना बेच रहा है उसका क्या नाम है? घासीराम। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। फिर कुंजडिन ये सब्जी बेचने वाली है। मुगल मेवे और फल बेचने वाला है। पाचक वाला ये चूर्ण विक्रेता है। मछली वाली मछली बेचने वाली है। जात वाला ये जाति को बेचता है। राजा कैसा है? चौपट राजा है। मंत्री ये चौपट राजा के मंत्री हैं। इसमें 2 नौकर हैं जो राजा के नौकर हैं। फरियादी जो राजा से न्याय मांगने के लिए आता है। उसके बाद कल्लू है, जो इसमें एक बनिया बताया गया है, तो उसका नाम क्या है? कल्लू है, जिसकी दीवार से फरियादी की क्या हो जाती है? बकरी मर जाती है। एक कारीगर है, ये कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। चूने वाला दीवार बनाने के लिए जो मसाला तैयार करता है वो कौन है? चूने वाला। एक भित्तसी है, दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला कौन है? वो भित्तसी है। कसाई भित्तसी के लिए मशक बनाने वाला। गडेरिया कसाई को बकरी बेचने वाला। 4 सिपाही हैं, राजा के सिपाही हैं, और कोतवाल है, माली है, बनिया है। तो ये सब इसके अंतर्गत पात्र आते हैं। अब हम अपने नाटक को पढ़ते हैं, क्योंकि नाटक को अच्छे से पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सीधे ना पूछ करके बहुत ही बारीकी से पूछते हैं। नाटक है या कहानी है या उपन्यास है, कविताएं हैं, तो उनमें से जो है कुछ भी पंक्तियों को उठा करके हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब तक हमें उनके बारे में अच्छे से हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से जानकारी नहीं होगी, तो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं इन नाटकों को लेके आई हूँ ताकि मैं आपको ये नाटकों को पढ़ा सकूँ, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ें और समझें कि और जानें कि इन नाटकों में क्या दिया गया है। तो इसमें नाटक में प्रथम अध्याय है, और प्रथम अध्याय में जो स्थान है वो कहाँ का है? बाहरी प्रांत का इसमें स्थान दिखाया गया। प्रथम अध्याय में जो स्थान हमें दिखाई देता है वो बाहरी प्रांत का है, जिसमें महंत, गुरु और 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास हमें दिखाई देते हैं। प्रथम दृश्य में महंत और उसके 2 शिष्य भजन गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। महंत अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोभ का परित्याग करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में जो लालच है, जो लोभ है, उसको त्यागना चाहिए। लोभी एक ऐसे प्रवृत्ति है, यानी कि जो लोभ है, जो एक लालच है, वो ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर की विवेक को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अपने शिष्यों की प्रवृत्ति के अनुसार क्योंकि हर गुरु को पता होता है उसके शिष्य के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार का आचरण करता है, उसका चरित्र कैसा है, गुरु को अपने शिष्य के बारे में सब पता होता है। तो अपने शिष्यों के प्रवृत्ति के अनुसार गुरु दोनों को उन्हें 2 विपरीत दिशाओं में भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं। यानी कि गुरु को पता है कि उसके 2 जो शिष्य हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो उन प्रवृत्ति के आधार पर वो अपने दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशा में भिक्षा मांगने के लिए भेज देते हैं। गोवर्धन दास जो थोड़ा सा कैसा है? लोभी है, लालची है, आलसी है। गोवर्धन दास की यहाँ पर प्रवृत्ति दिखाई गई है कि गोवर्धन दास कैसा है? गोवर्धन दास लोभी है, उसके अंदर लालच भरा हुआ है, वो आलसी है और लालची भी है। जिसे गुरु कौन सी दिशा में भेजता है? उसको पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं। नारायण दास कैसा है? एक परिश्रमी शिष्य है, उसे वो कौन सी दिशा में भेजते हैं? उसको वो पूर्व दिशा में भेजते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी से कहता है कि वह बहुत भीख लेकर उनके पास लौटेगा। महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। गोवर्धन दास जो कहते हैं वो अपने घमंड में होते हैं और उसको लालच भी है, तो वो क्या अपने गुरु से क्या कहता है कि मैं तो बहुत सारा जो है बहुत सारी भिक्षा लेकर के मैं लौटूंगा, अधिक धन लेकर के मैं लौटूंगा। तो उसको महंत क्या समझाते हैं कि मनुष्य को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच जो होता है वो पाप का क्या होता है? मूल होता है, पाप का आधार होता है। लालच से क्या होता है? लालच से यश और मान सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें भारतेंदु जी यह संदेश देते हैं कि
पूर्व में रहने वाले भारतीय जब पश्चिम का अनुसरण करते हैं तो हम न तो घर के रहते हैं और ना ही घाट के, क्योंकि हमारा मूल, हमारी संस्कृति पश्चिम से अलग है। यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो पश्चिम से बिल्कुल ही अलग है। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम भारतीय पश्चिम का अनुसरण करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में होता है, अगर हम उन्हीं की तरह अनुसरण करते रहेंगे तो हम ना तो घर के रह पाएंगे, यानी कि ना तो हम अपने भारतीय ही रह पाएंगे और ना ही पश्चिमी सभ्यता के हो पाएंगे। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसका मूल क्या है? उसका मूल आधार हमारी भारतीयता है, ना कि पश्चिमता। अब दूसरा दृश्य आता है। दूसरा दृश्य कहाँ का है? दूसरा दृश्य है बाजार का। इसमें बाजार में दृश्य में कौन कौन दिखाई देंगे? इसमें कबाब वाला मिलेगा, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजरीन, चूरन वाला, मछली वाला, बनिया, पाचक वाला, मुगल जात वाला, ब्राह्मण। तो ये सभी हम इस दृश्य के अंतर्गत ये पात्र हमें दिखाई देंगे। दूसरे दृश्य की कथा हमें कहाँ से दिखाई देती है? वो हमें बाजार से शुरू होते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर बाजार की चहल पहल के साथ साथ छोटे छोटे विक्रेता अपनी वस्तुओं को आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस दृश्य में कुल कितने पात्र हैं? तो इस दृश्य में 11 पात्र हैं। यानी कि दूसरे दृश्य में हमें कितने पात्र दिखाई देते हैं? दूसरे दृश्य में हमें 11 पात्र दिखाई देते हैं। इसको याद रखेंगे। गोवर्धन दास बहुत खुश है। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि यहाँ पर हर चीज़ कैसे मिल रही है? टके सेर में मिल रही है। नमकीन भी टके सेर और मिठाइयाँ भी टके सेर। वह पूछता है कि इस नगर का क्या नाम है, यहाँ के राजा कौन है? उसे उत्तर मिलता है, इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। और राजा का नाम, तो राजा का क्या नाम बताया गया? तो राजा का नाम चौपट राजा बताया गया। जहाँ पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों ही तरह की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यानी कि जो ये नगरी है वो कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी है। इस राजा का नाम चौपट राजा है और यहाँ पर कोई मूल्यवान वस्तु हो या मूल्यहीन वस्तु हो, दोनों ही वस्तुओं को एक ही नज़र से देखा जाता है, दोनों को समान बना दिया गया हो। यानी कि जो दोनों वस्तुएं, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी है या फिर नहीं है, दोनों को ही समान बनाकर उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ का राजा कैसा है? वहाँ का राजा विवेकहीन है। यहाँ तक कि इस बाजार में ब्राह्मण की अपनी जात भी टके शेर में बेचनी पड़ती है। यानी कि ब्राह्मण को भी अपनी जात कैसे बेचनी पड़ती है? टके शेर में बेचनी पड़ती है। उदाहरण, जात ले लो जात, टके शेर जात, एक पका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था कर दे। यानी कि जो ब्राह्मण है वो भी एक टके में अपनी जात बेचने को तैयार है। वो कहता है कि टके के वास्ते मैं ब्राह्मण से धोबी बन सकता हूँ और धोबी को ब्राह्मण बना सकता हूँ। टके के वास्ते कैसी ही व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था चाहे वैसी व्यवस्था हो जाएगी। बाजार का शोरगुल भीड़ का एक तंत्र मात्र नहीं होकर के उस समय की प्रशासन व्यवस्था और समाज में फैले भ्रष्टाचार कुव्यवस्था को हमारे सामने रेखांकित किया गया है। यानी कि इस दृश्य के माध्यम से उस समाज में जो व्यवस्था थी, जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी, जिस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था थी, उन सब को जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि उसमें कैसी व्यवस्था फैली हुई थी, कैसी प्रथा फैली हुई थी, कैसा भ्रष्टाचार उस समय उस नगर में फैला हुआ था। अब तीसरा दृश्य है। तीसरा दृश्य का जो स्थान है वो कैसा है? वो जंगल है। तो महंत और दोनों शिष्य तीसरे दृश्य में कहाँ मिलते हैं? तीसरे दृश्य में वो जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर नारायण दास राम भजो का जाप करता है।
कौन करता है ये जाप नारायण दास करता है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। गोवर्धन दास सपने में भी अंधेर नगरी को याद करता है, यानी कि रात को सोते हुए सपने में भी अंधेर नगरी को ही गोवर्धन दास याद करता है, उसी के बारे में विचार करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ टके शेयर में मिलने से वो बहुत ही खुश है, यानी कि बहुत ही कम दाम में उसे वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। महंत शहर में गुणी और अवगुणी एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं कि जो हमारे महंत जी हैं वो जो दिखाई देते हैं उसको जब पता चलता है कि इस शहर में, इस नगर में चाहे कोई गुणी हो चाहे कोई अवगुणी हो, दोनों को एक ही भाव से देखा जाता है, दोनों को एक ही भाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस खबर को सुनकर वो क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। वे अपने दोनों शिष्यों को तुरंत ही समझाते हुए शहर छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको तो सब चीज़ों का भान हो गया था। इसलिए वो अपने दोनों शिष्यों को कहते हैं कि इस नगर से दूर चलो, इस नगर को छोड़ दो। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर का पास, एक ऐसे कुदेश में कबहू न कीजो वास, कि जहाँ पर कपूर और कपास दोनों को एक ही समझा जाता है, ऐसे देश में रहना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। नारायण दास अपने गुरु की बात मान लेता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है। यह कहकर महंत चले जाते हैं। जाते जाते महंत उससे कहते हैं कि यदि कभी कोई कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे ताकि वह उसकी मदद कर सके। यानी कि वहाँ की जो परिस्थिति थी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, जैसी स्थिति उस नगर में फैली हुई थी, उसको देख करके जो महंत जी हैं उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस नगर में रहना जो है वो सही नहीं है, इस नगर से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। उसने अपने दोनों शिष्यों को समझाया और दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहा। जो नारायण दास हैं वो संत जी की बात मान लेते हैं, लेकिन जो गोवर्धन दास है वो लालची है और कम कीमत में स्वादिष्ट भोजन लेने की उसकी जो लालच थी वो उसको वहाँ पे रुकने के लिए क्या कर देती है? मजबूर कर देती है। महंत उसको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते क्या कहते हैं कि अगर उसको कोई भी थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस होए तो वो उसको याद कर ले ताकि वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ सके। अब हमारे सामने जो चौथा दृश्य है उसमें कहाँ का वर्णन किया गया है? उसमें राजसभा का वर्णन किया गया है। इसमें कौन कौन हमें दिखाई देंगे? इसमें पहला सेवक दिखाई देगा, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, बीतसी, गडरिया, कोतवाल और कसाई। ये पात्र हमें इसके अंतर्गत दिखाई देंगे। तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना है कि चौथे दृश्य में कौन कौन दिखाई देते हैं, इसके विषय में भी पूछा जा सकता है। चौथे दृश्य के अंधेर नगरी में चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण हमें दिखाई देता है। राज्यसभा में राजा, मंत्री, नौकर आदि सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राजा कैसा है? राजा मूर्ख है, वह सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जी हजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग कैसे हैं? मूर्ख है, लेकिन राजा तो सबसे अधिक मूर्ख है। वह कैसा है? अविवेकी है, बुद्धिहीन है और डरपोक है। उसी समय दरबार में आकर एक व्यक्ति शिकायत लेकर उपस्थित होता है। एक फरियादी आता है। वह कहता है कल्लू बनिया की दीवार गिरने से उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई, इसलिए वह न्याय चाहता है और अपराधी को सजा दिलवाना चाहता है। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ कहता है कि नगर के कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है। यानी कि जो मूर्ख राजा है वो अपनी मूर्खता का क्या देता है? प्रमाण दे देता है। और क्या करता है? जो नगर का जो कोतवाल है उसको वो क्या देगा? फांसी की सजा दे देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने अपनी मूर्खता का प्रमाण कोतवाल को फांसी की सजा दे करके दिया। अब आता है पांचवा दृश्य, और पांचवा दृश्य में स्थान कौन सा है? अरण्य का स्थान है और वहाँ पर गोवर्धन दास और उसके 4 प्यादे हमें दिखाई देते हैं। पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास टके शेर मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है, क्योंकि उसको सस्ते में सभी चीज़ें दिखाई दे रही थी और वो लालची था, इसलिए उसने भरपूर खाना खाया जिससे वो क्या हो गया? बहुत ही मोटा हो गया।
वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अपने आप में मस्त था। वहाँ के लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं, पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में क्या है? अंधभक्ति है। वह जो कुछ भी कहता है सब ठीक माना जाता है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय नहीं कर सकता, यानी कि उन लोगों को राजा के ऊपर इतना अंधविश्वास है कि राजा जो कहेगा वही बिल्कुल सही है, राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, सबको एक लाठी हाँकता है, यानी कि किसी में कोई भी भेद नहीं करता। इतना सब होने के बावजूद भी गोवर्धन दास बहुत ही खुश है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। वह सोचता है कि उसने गुरुजी के साथ जाकर बहुत ही अच्छा किया। तभी गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी के लिए ले जाते हैं। वे बताते हैं कि बकरी मर गई, इसलिए न्याय के खातिर किसी को फांसी पर चढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन क्या था, फांसी का जो फंदा जिस प्रकार से बनाया गया था वो कोतवाल के लिए क्या पड़ गया? ढीला पड़ गया। इसलिए अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था जो उस फांसी में बिल्कुल फिट हो सके। इसलिए जो है गोवर्धन दास खा खा के मोटा हो चुका था, इसलिए फांसी पर चढ़ाने के लिए उसको पकड़कर ले जाया जाता है। जब दुबले पतले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा हो गया, तब राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया कि न्याय तो मिलेगा, यानी कि फांसी पर चढ़ाने की जो सजा दी गई है अब किसी न किसी को तो फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब जो भी व्यक्ति उसमें फिट हो जाए उसी को फांसी पर चढ़ा दो। तुम मोटे हो इसलिए तुम्हारी गर्दन उसमें आ जाएगी। वैसे भी इस साधु महात्माओं की दशा दयनीय है। राजा के डर से यहाँ कोई मोटा नहीं होता। गोवर्धन दास अपने को असहाय पाकर क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए बुलाता है। लेकिन सिपाही क्या करते हैं? उसको बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। अब छठा अध्याय जो स्थान है वो कौन सा है? शमशान का। वहाँ पर गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल, ये सभी हमें दिखाई देती है। तो ये याद रखना है कि छठा अध्याय कहाँ का है? शमशान का है। और उसमें वहाँ पर कौन कौन से पात्र हमें दिखाई देते हैं? तो वो है गोवर्धन दास, 4 सिपाही, महंत, मंत्री, राजा, कोतवाल। तो छठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन को पकड़कर फांसी के लिए ले जाते हैं। वह सिपाहियों से अनुनय विनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते। उसी समय उसके गुरु अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहाँ पर क्या है? आ जाते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर महंत उसके कान में धीरे से कुछ कहते हैं। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए चल पड़ते हैं, यानी कि गुरु और शिष्य दोनों ही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। गुरु चेले के इस विवाद से सैनिक क्या हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं। यदि ये दोनों मरने के लिए विवाद ये दोनों जो है मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं? अभी तो गोवर्धन दास फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता था और महंत ने जब उसको समझाया तो दोनों ही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, वो कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो इसको दृश्य को देख करके जो सिपाही थे वो हैरान हो गए कि दोनों ही मरने के लिए क्यों विवाद कर रहे हैं। यह देखकर राजा, मंत्री और कोतवाल गुरु से यह जानना चाहते हैं। अब राजा के मन में, मंत्री के मन में और कोतवाल के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने क्या करा? महंत से पूछा। तभी गुरु कहते हैं कि इस अवसर पर जो मरेगा वह सीधा कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गुरु के बात पर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में गुरुजी की अर्थगर्भित उक्ति, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ये ऐसे ही आपनहु न से जैसे चौपट राज। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और अंत में क्या होता है? राजा जो है फांसी पर स्वयं ही चढ़ जाता है और अंत में राजा और उसकी जो न्याय व्यवस्था थी, उसका जो अन्याय था, वो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो हमारा नाटक है
वो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है कि उसमें क्या हुआ था और किस प्रकार से वर्णन हुआ है। अब अंधेर नगरी पर हसन के प्रति आलोचकों ने कुछ कथन कहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, उनके शब्दों में अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना नहीं है, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। तो ये क्या है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अंधेर नगरी के बारे में कहा है कि जो अंधेर नगरी है वो कैसा है, वो अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना नहीं करता, यानी कि जो अंधेर नगरी जो नाटक है वो अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की ही आलोचना नहीं करता है, बल्कि इस अंधेर गर्दी को ख़त्म करने के लिए जो भारतीय जनता की जो प्रबल इच्छा थी उसको भी साथ के साथ प्रकट करता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस रचना को क्या कहा है, कालजयी कृति कहा है। किस रचना को, अंधेर नगरी रचना को। नेमीचंद्र जैन के शब्दों में अंधेर नगर में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा ही आकर्षक मिश्रण मिलता है। तो ये इस नाटक के बारे में किसने कहा है, नेमीचंद्र जैन ने कहा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अंधेर नगरी के बारे में क्या कहा है कि अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण में भेद नहीं है, कि जिस राज्य में गुण अवगुण में भेद नहीं है, वहाँ प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगल में फंसे जाने का जो डर है वो बना रहता है। सिद्ध कुमार के शब्दों में अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय और अन्याय का भेद नहीं है। अंधेर नगरी में कैसा राजा है, एक चौपट राजा है जिसको न्याय और अन्याय में वो भेदभाव करना या भेद करना नहीं आता है और स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज पर बड़ा व्यंग्यात्मक और आकर्षक जो चित्र है वो अंकित किया गया है। तो ये किसने कहा, ये सिद्ध कुमार ने कहा है। तो आज इतना ही। आज हमने अंधेर नगरी नाटक के बारे में जाना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र के बारे में जाना, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी के नाटक के माध्यम से उस समाज में जैसी व्यवस्था थी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, उन सभी का चित्रण इसके माध्यम से किया है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, TGT PGT हिंदी की, हिंदी नेट की या भी किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है और वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और कल फिर हम एक नया नाटक लेकर के आए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।